हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आपका अपने चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज हमें जानना है अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमें बताया गया है कि एज अ ह्यूमन बीइंग इस प्लैनेट पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। जैसे कि आप बैक्टीरिया, लाइकन्स, बैनियन ट्री जैसे बड़े से पेड़ से लेकर एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल को देख सकते हो, मैमल्स को देख सकते हो, या फिर आप एक्वाटिक एनिमल्स में ब्लू व्हेल जैसे बड़े से एनिमल को देख सकते हो। इन सब का हैबिटेट जो है ये सब साथ में रहते आ रहे हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी है, हमारे साथ साथ एक इकोलॉजिकल सिस्टम में बंधे हुए जिसमें सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें आप प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे कि ये हमें वापस से रिक्रिएट करके देते हैं एनवायरनमेंट। तो ये हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पानी पी रहे हैं, जिस मिट्टी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है और इनको प्रोवाइड कराने का काम हमें यही इकोलॉजिकल सिस्टम, इंटरडिपेंडेंट सिस्टम देता है। फॉरेस्ट इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। फॉरेस्ट से ही हमें सब कुछ मिलता है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो वाइल्ड लाइफ से भरी हुई हो। बहुत सारे डाइवर्स यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पाई जाती हैं जो उनका अपना अपना एक फॉर्म है, थोड़े से अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन सभी इस सिस्टम में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी है। फिर इसके बाद हमें देखना है फ्लोरा और फौना के बारे में। भारत के अंदर अगर आप अपने आसपास देखोगे तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो आपको यूनिक देखने को मिलेंगे सिर्फ आप ही के इलाके में। इंडिया ऐसा ही एक देश है जहाँ पर रिचेस्ट सोर्सेज हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, 2 से 3 गुना नंबर में। जितनी अब तक नई नई मिली है उनसे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया में पाई जा रही है। तो हमें देखना है कि इनको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा देखा गया है भारत में वाइल्ड फ्लोरा 10% है दुनिया का। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन थ्रेटन्ड लिस्ट। जो हमारे देश में फ्लोरा का 10% और मैमल्स का आप देखोगे 20%, ये सब अब थ्रेटन्ड लिस्ट में है, मतलब ख़त्म होने की कगार पे हैं। और कुछ जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लाइक विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनका जो ख़त्म होने की कगार पे खड़े हुए हैं, गायब होने की, लुप्त होने की। तो उनमें कुछ हम एनिमल्स की बात करें तो ये आपको याद होना चाहिए। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोयल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, है ना, पहाड़ी कोयल, जंगली उल्लू, और आपका एक प्लांट है मधुआ इंसिग्निस। ये महुआ प्लांट का ही एक वाइल्ड स्पीसीज है, ठीक है, मधुआ इग्निसिस। और इसके बाद है आपका हुबार्डिया हुप्टारियन, एक स्पीसीज है घास की। ये सब वो हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब गायब हो चुके हैं, बिल्कुल नाजुक अवस्था पर है। अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने पढ़ा चीता के बारे में, तो चीता देखो एक बार, तो देखो चीता के बारे में, वर्ल्ड में फास्टेस्ट मैमल जो है वो आपको चीता देखने को मिलेगा। यूनिक है, कैट फैमिली का मेंबर है। इसकी स्पीड पीसीएस में पूछी जा चुकी है, 112 किलोमीटर घंटा है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था ये। चीता जो है उसको हम मान लेते हैं कि ये लियोपर्ड है, मतलब तेंदुआ है, लेकिन चीता और तेंदुआ में अंतर होता है। तो वही अंतर हमें बताया गया है कि जो आपका चीता होता है, जो कि अब गायब हो चुके हैं, इनके आँखों के पास ना एक आंसू की तरह एक लकीर जारी होती है, ब्लैक कलर की इनके फेस पे। तो वो चीता की निशानी होती है। चीता पहले पूरी दुनिया में फैले हुए थे, 20 सेंचुरी से पहले। पूरी दुनिया नहीं, 20 सेंचुरी से पहले अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे एशियन चीता बिल्कुल गायब हो चुका है शिकार की वजह से और उनके वो प्रोटेक्शन ना देने की वजह से। आज और इंडिया में तो ये ऑलरेडी 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था, गायब है ये।
ठीक है, तो आज के टाइम पे चीता जो है वो गायब हो चुका है, एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ मैंने छोड़ा था। तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया गया है बाय IUCN। IUCN लिस्ट जारी करती है ये इन स्पीसीज के बारे में कि कौन सी एक्सटेंट हो गई है, कौन सी नॉर्मल है। तो इनकी लिस्ट का नाम से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर आया कि नॉर्मल स्पीसीज है तो मतलब वो है जिनकी पॉपुलेशन अभी नॉर्मल है, ठीक है। फिर आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है वो जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, अगर हमने उनको बचाया नहीं, जिस तरीके से ये घट रही हैं हो सकता है ये एक्सटिंक्ट भी हो जाए। इनमें एग्जांपल है ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस हमारा जंगली गधा, इंडियन राइनो, लॉयन, टेल्ड मकाऊ, सांगाई जो कि मणिपुर में देखने को मिलता है, एक हिरन। तो ये सारे एनिमल्स वो हैं जो संकटग्रस्त हैं, जो गायब हो सकते हैं, ठीक है। इनकी फ़ोटोज़ भी देख लिया करना तो आपको ये बेटर तरीके से याद हो जाएगा। फिर आती है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब वो हैं जो गायब, मतलब जिनकी संख्या कम होती जा रही है, पॉपुलेशन घट रही है। तो इनमें एग्जाम्पल्स है आपके ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगाटिक डॉल्फिन। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है लेकिन अब गंगा इतनी गंदी हो गई है कि वो वहाँ से गायब हो गई है, उनकी डेथ होने लगी है। तो एक एशियाटिक डॉल्फिन वल्नरेबल पे पहुँच चुकी है। फिर आता है रेयर स्पीसीज, वो जो या तो वल्नरेबल हो जाएंगी या एंडेंजर्ड हो जाएगी अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो, क्योंकि ये भी घटने लगी हैं। तो ठीक है, तो इनमें आते हैं आपके ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। फिर है एंडमिक। एंडमिक का मतलब होता है जो सिर्फ उसी एरिया में मिलेगी आपको, जैसे कि निकोबार का पिजन, अंडमान टील, अंडमान का पिग, मिथुन अरुणाचल प्रदेश में, ये वहाँ की ही स्पीसीज है। फिर आता है एक्सटिंक्ट, नाम से पता लग रहा है गायब हो चुकी है, अब नहीं मिलेंगी। ये वो है जो आज तक जहाँ पे मिल रही थी वहाँ पर मिल नहीं रही है। अगर वहाँ नहीं मिल रही है तो चलो सोच लेते हैं कहीं और मिल जाए, बट वो कहीं और भी नहीं मिल रही है। तो जैसे लोकल एरिया में से गायब हो गई, फिर उस जगह से गायब हो गई, उस देश से गायब हो गई, उस कॉन्टिनेंट से गायब हो गई, और देखते देखते पता लगा अर्थ पे है ही नहीं। जैसे कि चीता, अभी अभी हमने जिस चीता की बात की, एशियाटिक चीता अब गायब हो चुका है, और पिंक हेडेड डक अब गायब हो चुकी है। चीता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें कि हमें किस तरीके से नेचर को बचाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हम कहीं ना कहीं इस पर निर्भर हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे रबड़ हो, मेडिसिन्स, कितना कुछ हमें नेचर देता है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर बताया गया क्या ऐसा है कि हमारे फॉरेस्ट कॉलोनियल पीरियड में ख़राब हुए। तो जब हम पे ब्रिटिशर्स ने रूल करा तो रेलवे का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज़, इन सब के चक्कर में पेड़ वगैरह कटवाए, जंगल साफ़ कराए, और आज़ादी के बाद भी हमने ये एक्टिविटी जारी रखी। डेवलपमेंट के नाम पे एग्रीकल्चर एक्सपेंड करना था। इस वजह से हम देखते हैं कि हमने अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ख़राब कर दिया। आपको याद होगा जब हम क्लास 9th की बुक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फ्लोरा फोना वेजिटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो तराई रीजन है, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग आए थे, माइग्रेटेड लोगों को रहने के लिए एग्रीकल्चर लैंड भी प्रोवाइड कराना था। तो उसके लिए जो पहाड़ी रीजन है, तराई रीजन है फर्टाइल, वो जंगलों को काट दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हमने किस तरीके से फॉरेस्ट को ख़राब कर दिया है। 1951 से 80 तक अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से हमारे देश में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया था, जो बदल दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में। तो कितना बड़ा एरिया हमने खेती के लिए बदल दिया। ऐसे ही कई और भी हिस्से हैं भारत में जिनमें डिफॉरेस्टेशन चलाया जा रहा है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जा रही है, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट एरिया घटता जा रहा है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैं जिनकी वजह से आप देखते हो कि फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं। 1951 में जहां 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट साफ़ कर दिए गए थे, ऐसे ही प्रोजेक्ट आज भी चलाए जा रहे हैं। जैसे कि नर्मदा नदी पे जब हमने
डैम बनाया, प्रोजेक्ट चलाया एमपी में, तो उसकी वजह से 4000 फॉरेस्ट जो है उनका एरिया साफ़ हो गया। और माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। माइनिंग करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। एक है बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर डोलोमाइट की माइनिंग की जा रही है। इससे वहाँ का नेचुरल क्लाइमेट है इस रिज़र्व का टाइगर्स के लिए, वो भी बर्बाद होता जा रहा है। नेचुरल हैबिटेट बर्बाद होता जा रहा है। माइग्रेशन भी एक रीज़न है। जैसे इंडियन एलिफेंट जो है वो जहाँ रहते थे वहाँ पर हमने वो बना दिए हैं, क्या बोलते हैं, रेलवे निकाल रहे हैं, या कोई भी आने जाने का रास्ता बना रहे हैं लोग हम ह्यूमंस के लिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, रोड्स वगैरह बनाने की वजह से इन एलिफेंट्स को तो पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, वो बेचारे अपना माइग्रेशन नहीं कर पाती हैं। वर्तमान में कई एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो डिग्रेडिंग फैक्टर्स देख रही हैं कि आज के टाइम पे फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। तो अगर हम कुछ रीजंस देखें, वन ऑफ द रीज़न इज़ ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। लोग ईंधन के लिए लकड़ियां काट रहे हैं पेड़ों की, साथ ही अपने पशुओं को चराने के लिए ज़मीन खोज रहे हैं, ग्रेजिंग करा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी एक आर्ग्यूमेंट है कि ये लोग तो बेचारे सिर्फ फ्यूल और फूडर के लिए क्या कर रहे हैं, फ्यूल और फूडर के लिए ये लोग बस यहाँ आते हैं और थोड़ा बहुत चरा कर या फिर लकड़ी वगैरह ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा पेड़ ही काट रहे हैं। तो ये इनको इतना दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए इसकी ज़िम्मेदारी जो है उन लोगों को लेनी चाहिए जो इन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है और बाकी इसके रिसोर्सेज का भी खूब ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आज के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो भी वन ऑफ द रीज़न है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके बाद आप देखोगे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम लोगों ने इन लोगों के आवास को बर्बाद कर दिया है, इनकी हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जंगलों में आग लग रही है। इन सब वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता जा रहा है। और साथ ही हम देखते हैं एनवायरनमेंट तक सबकी पहुंच या रिसोर्सेज तक सबकी पहुंच भी इक्वल नहीं है। कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बड़ा अनइक्वल देखने को मिलता है। इस वजह से जब जिम्मेदारी की बात होती है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की, तो उसमें भी आप अंतर देखोगे कि गरीब इंसान तो फिर भी करेगा, लेकिन अमीर को कोई तरस नहीं आता। जैसे आप देखो, ज़्यादातर माना जाता है कि जो जितने ये डेवलपिंग देश हैं इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से जंगल ख़राब हो रहे हैं, फॉरेस्ट ख़राब हो रहे हैं, ये लोग ज़्यादा बर्बादी करते हैं, है ना। बट एक्चुअल में देखा गया है, अगर हम अमेरिका में एक पर्सन का कंजम्पशन देखें तो 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर रहा है एक सोमालिया जैसे पिछड़े इलाके के एक पर्सन से। इसका मतलब क्या है कि जो रिचेस्ट 5% है भारत के, अमीर 5% लोग हैं, वो ज़्यादा इकोलॉजी को डैमेज करते हैं, ना कि आम आदमी, गरीब आदमी। ठीक है, तो अमीर लोग ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं और गरीब लोग के 25 गुना ज़्यादा। तो ऐसे में ये जो अमीर लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिमम कैसे ले सकते हैं ना ये हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में। तो अब आगे हमें बताया गया है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इनको इस तरीके से डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ सकते। आपको देखना होगा कि इसकी वजह से गरीबी बढ़ती जा रही है। अब पहले के लोग जो थे वो आज के टाइम पे भी बहुत कम रह गए हैं अब तो, लेकिन फॉरेस्ट पे निर्भर लोग बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में क्या होता था, वो डायरेक्टली निर्भर थे, वहाँ जाते थे, लकड़ी भी बीनते थे, वहाँ जाकर पानी, वहाँ का पानी, वहाँ के फल फ्रूट, इनका यूज़ करके अपनी मेडिसिन्स वगैरह सब चीज़ों में जंगलों का यूज़ करते थे। उन कम्युनिटीज़ में महिलाएं मेन होती थी, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली, खाना वाना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी में आता था। तो अब क्या हो गया, जैसे जैसे लोगों से अधिकार छीन लिए गए जंगलों में रहने के या जंगलों के पास रहने के, इससे क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के पास रोजी रोटी ख़त्म हो गई है। अब वो गरीबी से और नीचे चले गए हैं। तो ये और ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि महिलाएं ही पहले इन कामों को करती थी। अब महिलाओं को बहुत दूर दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है। साथ ही क्योंकि वो फैमिली को टाइम कम दे पाएंगी तो सोशल इम्पेक्ट भी होंगे।
और इनकी वजह से देखो आज के टाइम पे हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। और पॉवर्टी की वजह से आप देखते हो कि एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन की वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारे लिए अच्छी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कंजर्वेशन आप कैसे करोगे, इंडिया में क्या चल रहा है। तो इंडिया में जो है आप नोटिस करना, बहुत तेज़ी से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन गिरी है और जंगलों में कटाई हुई है। तो अब इनको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमें पानी, हवा, मिट्टी दे रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है इनकी। एग्रीकल्चर के लिए हम देखते हैं कि आज भी हम ट्रेडिशनल क्रॉप पे निर्भर हैं। तो ट्रेडिशनल क्रॉप में कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बीमारी आ जाए, तो हमें इन बायोडाइवर्सिटी को, ये जो अलग अलग तरह की स्पीसीज़ है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पे डिमांड हुई थी कि कैसे बचा सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकाला था, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाओ इन नेशनल लेवल पे। तो हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए 1972 में। इन एनिमल्स को उनके हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक लिस्ट बनाई थी, प्रोटेक्टेड लिस्ट, जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसमें उन स्पीसीज़ को शामिल किया गया जो कि एंडेंजर्ड हैं, उनकी आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, उनको लीगली प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनका ट्रेड नहीं हो सकता है। साथ ही गवर्नमेंट ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए देखो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, जैसे कि टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए, राइनोसोरस की प्रोटेक्शन के लिए। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ का डेवलपमेंट करा। इसके बाद हम देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जानवर जो थ्रेटेंड है उनको प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी। अब देखो कश्मीरी स्टैग, हैंगुल टाइगर, राइनोसोरस, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, इन सब की प्रोटेक्शन की बात की गई। इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड एट्सेट्रा, इनको भी उस लिस्ट में शामिल करा गया है। फिर हम देखेंगे जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पर है। साथ ही इसके कुछ और कंपोनेंट्स पे, जैसे कि इंसेक्ट हुए, छोटे मोटे कीट हुए, उन सब की प्रोटेक्शन को भी इसमें शामिल किया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो 1972 का एक्ट था, इसे 1980 एंड 86 में अमेंड करा गया। कुछ और स्पीसीज़ को लाइक बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सबको इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। 1991 में पहली बार था जब एनिमल्स के अलावा प्लांट्स की 6 स्पीसीज़ को भी इसमें ऐड करा गया था। इस तरीके से हम देखते हैं ये किस तरीके से इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। इसके बाद हमें आगे पढ़ना है पार्ट 2 में। पार्ट 1 के अब हम बॉक्सेस देखेंगे। आज के टाइम पे आप देखोगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। पहले 79.42 मिलियन हेक्टेयर था हमारे देश का ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, जो कि 24% है टोटल एरिया का, जिसमें से 12% ओपन फॉरेस्ट है, 9% मैंग्रोव एंड 9% ओपन फॉरेस्ट है, 12% डेंस फॉरेस्ट है, 9% ओपन फॉरेस्ट है एंड मैंग्रोव के लिए 0.14% है। अभी देखा गया है कि फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा बढ़ गया है, 3775 स्क्वायर किलोमीटर, बट ऐसा देखा जाता है कि इसमें हम फॉरेस्ट को एक्चुअल मेज़र नहीं कर पाते, बिकॉज हम जब ऐड की बात करते हैं कि एरिया बढ़ गया है तो उसमें हम उन चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं पेड़ लगाने की, तो जो पेड़ हमने लगाए हैं एनजीओज़ के द्वारा या किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, इन पेड़ों वाले एरिया को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इस तरीके से हमें पता नहीं लगता एक्चुअल में फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ा है या फिर घट रहा है, हमें कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगी डाटा में। तो ये हमें बताया गया है फॉरेस्ट धीरे धीरे हमारे देश में घटते जा रहे हैं।
फिर इसके बाद आप देखोगे हमने चीता के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। क्या कॉलोनियल पॉलिसीज़ ब्लेम करी जा सकती है क्योंकि हमारे देश में आज बायोडाइवर्सिटी कम हो गई है उसके लिए? तो हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन की बात की थी, मतलब कुछ को प्रमोट करा और कुछ को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी घट गई। जैसे कि आप देखोगे इस एनरिचमेंट प्लांटेशन चलाया गया था, जिसमें देखा गया कि जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं उनकी ग्रोथ बढ़ा दी गई और बाकी स्पीसीज़ को एलिमिनेट कर दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। जैसे कि टीक मोनोकल्चर की वजह से जो नेचुरल फॉरेस्ट थे साउथ इंडिया के, और चिर पाइन जो है जो कि हमें मिलता है हिमालयाज़ में, उनको हिमालयन ओक से उनको लगाया गया, जिसकी वजह से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट जो है वो गायब हो चुके हैं। मतलब एक तरह से ये बताया गया है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई एक पेड़, सिंगल पेड़ को प्रमोशन किया गया कमर्शियली क्योंकि उसकी वैल्यू थी, इसकी वजह से जो बाकी के पेड़ थे वो गायब होने चालू हो गए जंगलों में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो ब्रिटिशर्स का एनरिचमेंट प्रोग्राम था, एनरिचमेंट प्लांटेशन, इसने नुकसान पहुंचाया हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारी बायोडाइवर्सिटी को। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, टीक के प्लांट्स ज़्यादा लगवा दिए गए थे, टीक के प्लांट्स ज़्यादा लगवाए गए। और जो हिमालय की बात करोगे तो हिमालयन वाले रीजन में चीर के प्लांट्स, चीर पाइन के प्लांट्स बढ़ाए गए, जिसकी वजह से जो ओक था और रोडोडेंड्रॉन थे वो फॉरेस्ट गायब हो गए हैं। फिर इसके बाद हिमालयन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर जो होता है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस प्लांट से बहुत हेल्प मिलती है। इस प्लांट की रूट्स, इस प्लांट के नीडल्स, ट्विग्स, बार्क्स, हर चीज़ इम्पोर्टेंट थी। ये मिलती थी अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। तो क्या हुआ, लोगों को इसके बारे में नॉलेज हुई कि भाई ये प्लांट इस चीज़ के लिए यूज़फुल है, तो लोगों ने खुद ही इसकी पत्ती, जड़ें, सब कुछ मतलब सब कुछ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं पाएगा जब उस पर उसकी पत्तियाँ ही नहीं होंगी, तो पूरे पेड़ को नंगा कर दिया गया, पूरा पेड़ उखाड़े बिना ही, मतलब उसकी हर चीज़ ले ली गई, उसके रिसोर्स। फिर इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक सदी में देखा गया कि 10 ईयर्स, 1 सदी, इसका मतलब है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऐसे ही सूखे रह गए, ऐसे ही ख़त्म हो गए। अब इनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। फिर इसके बाद क्या आप जानते हैं कि हम इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उन्हें ऑलरेडी हाफ ख़त्म कर चुके हैं। नेचुरल फॉरेस्ट हाफ से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, मोर देन 50%। और 1/3 जो है वेटलैंड सूख चुके हैं, 30% वेटलैंड सूख चुके हैं। और 70% जो है सरफेस पे जो पानी मिलता है उसे हमने ऑलरेडी पॉल्यूट कर दिया है। 40% मैंग्रोव्स जो थे वो हमारे गायब हो चुके हैं, 40% मैंग्रोव्स। और कई वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनका हंट किया जा चुका है, ट्रेड किया जा चुका है, जो इम्पोर्टेंट थे। इस तरीके से आप देख रहे हो कितना एक्सटिंक्शन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर जो है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 1973 में हमारी सरकार को रियलाइज़ हुआ कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन तो घट रही है सडनली। पहले जहाँ वो 1827 थे, मतलब शुरुआत में 90s की सेंचुरी में ये 55,000 थे, लेकिन सडनली इनकी पॉपुलेशन 20 सेंचुरी में 1827 रह गई, 55,000 से 1,000 के तकरीबन। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका इल्लीगल शिकार किया जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनका हैबिटेट बर्बाद किया जा रहा है। इन टाइगर की स्किन का यूज़, हड्डियों का यूज़ मेडिसिन्स के तौर पे किया जा रहा है एंड ट्रेड के लिए किया जा रहा है। और इसी वजह से एशियन देशों में जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्शन पे आ चुकी है, क्योंकि इंडिया और नेपाल जो है वो हैबिटेट देते हैं 2/3 टाइगर पॉपुलेशन को, मतलब दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन टाइगर की इंडिया में
और नेपाल में देखने को मिलेगी। इस वजह से हमारे देश में ही ये ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग वगैरह की जा रही थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये इसीलिए चलाया गया है 1973 में कि हमें टाइगर की प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बन गया है। आज जब 1000 समथिंग कुछ है तो एंडेंजर्ड ही हो गया अपने आप में, तो इसकी तो प्रोटेक्शन नहीं की गई तो एकदम से गायब हो जाएगा। इसलिए इन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधावन नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व्स इन असम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। इस तरीके के टाइगर रिजर्व्स के आपको नाम पता होने चाहिए, बिकॉज हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पार्ट 1। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। बने रहे हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।